इसमें 3 महीने वाला टाइम याद रखना है, ठीक है। 125 से स्टार्ट करते हैं ना। व्यावृत्तियां, ये देखो 125 में भी दे रखा है, आगे 137 में भी दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई नोटिस में, कोई बिल में या कोई भी दस्तावेज में कोई त्रुटि हो गई, तो उस त्रुटि मतलब भूलवंश कोई त्रुटि, उसकी वजह से जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार हो जाता है कोई चीज, कोई त्रुटि कर दी, उसकी वजह से वो चीज अविद्यमान्य ना हो। इसलिए इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ होता है तो वो चीज सही मानी जाए, उसको गलत नहीं माना जाए। कोई भी कर निर्धारण की सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या ऐसा ही अन्य दस्तावेज जो किसी कर, प्रभार, किराए या फीस के संदर्भ में किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या परिस्थिति को विनिर्दिष्टित करे या विनिर्दिष्टित करने के लिए तात्पर्य हो, केवल व्यक्ति के नाम, निवास स्थान, कारोबार या उपजीविका के स्थान, संपत्ति, वस्तु या परिस्थिति के वर्णन में किसी भूल के कारण या मात्र कोई लेखन की गलती या उसके फलस्वरूप किसी त्रुटि के कारण अविद्यमान्य नहीं होगा, तथा यह पर्याप्त होगा कि पहचान के प्रयोजन के लिए व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या परिस्थिति का वर्णन पर्याप्त रूप से कर दिया जाए तथा किसी कर के संबंध में दायी संपत्ति के स्वामी अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक। कर करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना। ये 137 में भी है, 125 में भी है। 126 में क्या लिखा है कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, मतलब कि जो भी बंदा है जो टैक्स दे रहा है उसको दायित्व प्रकट करने की बाध्यता होगी नगर पालिका को। तो नगर पालिका, सीएमओ, कर निर्धारण या मतलब तीनों आदमी है, ये नगर पालिका हो सकती है, सीएमओ या कर निर्धारण या नगर पालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी लिखित समसूचना द्वारा नगर पालिका के किसी निवासी से ऐसी जानकारी देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जो निम्नलिखित को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। जैसे, क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर संदत करने का दायी है, रकम जिस पर उसका निर्धारण होना चाहिए, स्वामी का नाम और पता। यदि कोई निवासी जिसे इस प्रकार जानकारी देने की अपेक्षा की जाए जानकारी नहीं देता है, तो ऐसी जानकारी देता है जो असत्य है, तो उस पर 2 सिद्धि पर जुर्माने का दायी होगा जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा। 127 में क्या लिखा है कि करों को वसूल करने का कर्तव्य जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 102 और 103, जहां पर बाध्यकारी कर और जो अन्य कर है, अधीन अधिरोपित करों के उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। 128 में ये लिख रखा है कि कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है ना। जब कोई रकम इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा या इसके अधीन इस अध्याय द्वारा उपबंधित रीति से वसूलनीय हो घोषित की जाए या नगर पालिका को उसमें निहित किसी भवन या भूमि के संबंध में किराए के पेटे दे हो गई हो, तब नगर पालिका यथासंभव शीघ्र उसके संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को बकाया के रूप में दावाकृत राशि का बिल प्रस्तुत करवाएगी, मतलब एक तरह से बिल देगी। ठीक है ना। अब बिल में क्या क्या चीज होगी वो यहाँ लिख रखा है 129 में। ऐसे प्रत्येक बिल में वह कालावधि जिसके लिए वह संपत्ति, उपजीविका, परिस्थिति या वस्तु जिसके संबंध में राशि का दावा किया गया है वे निर्दिष्टित होंगे, और उसमें संदाय के व्यक्तिकर्म जो डिफॉल्टी है में उपकत होने वाले दायित्व और अवधि जिसके भीतर भीतर इस अधिनियम में यथा उपबंधित अपील की जा सकती है उसकी भी सूचना दी जाएगी। भाई कब तक अपील कर सकता है, कहाँ कर सकता है, सब कुछ इस बिल में मेंशन होगा। मांग का नोटिस, अब देखो 130 में ये लिखा है कि अगर मान लो किसी ने टैक्स नहीं चुकाया तो अब वो उसको वो किस तरीके से मांगेगा, मतलब पहली प्रक्रिया 130 से स्टार्ट है एक तरह से। ठीक है ना। मांग का नोटिस है, यदि उस राशि का जिसके लिए पूर्वोक्त रूप से कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया संदाय उसके प्रस्तुत किए जाने से 15 दिवस के भीतर भीतर नगर पालिका कार्यालय में या किसी नियम द्वारा निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं किया जाता है, तो नगर पालिका ऐसे व्यक्ति पर जिससे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है चौथी अनुसूची के प्रारूप में या वैसे ही आशय का मांग का नोटिस शामिल करवा सकेगी। कहने का मतलब है पहली प्रोसेस ये यहाँ से स्टार्ट होगी कि भाई नगर पालिका उसको बोलेगी भाई जितना भी बिल आपका बकाया है, सौदे बकाया है, वो आप जमा करो। नहीं करवाता है तो वो मांग के नोटिस के तहत वो उससे पैसा लेगी एक तरह से। ठीक है ना। जिसमें टाइम पीरियड कितना लिखा हुआ है, 15 दिवस का। ठीक है। ये देखो, ये देख लो एक बार मांग का नोटिस का जो लिखा हुआ है कि निवासी हो गया, नोटिस दिया जाता है कि XYZ नगर पालिका दिनांक 1 नवंबर को प्रारंभ होने वाली तथा 5 नवंबर को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए ये कारण या संपत्ति अन्य विषय जिसके संबंध में कर उद्ग्रहणीय है का वर्णन दीजिए, से बकाया राशि इतनी है जो नियम संख्या के अधीन उद्ग्रहणीय है कि मुझसे मांग करती है। यदि इस नोटिस की तामील से 15 दिवस के भीतर
उक्त राशि नगर पालिका कार्यालय XYZ में संदत न कर दी जाए या नगर पालिका के समाधान रूप से असंदाय के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए तो खर्च सहित उसकी वसूली के लिए संपत्ति की पूर्ति का वारंट जारी किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि पहले जैसे मान लो किसी का पैसा बकाया है, अब नगर पालिका उसको 15 दिन का टाइम देगी, मैं 15 दिन के टाइम में या तो आप पैसा जमा करा दो, तो एक तरह से बात वापस वहीं की वहीं आ जाएगी, मतलब आपका काम मैटर सोल्व हो गया। या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका कारण बताओ कि मैं इस कारण की वजह से नहीं दे पा रहा। या तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपने कहीं अपील कर रखी हो, कि मान लो आपको उस चीज से ऐतराज है, तो आप जो मैंने धारा बताई थी अपील वाली, उसके तहत वो अपील भी कर सकता है प्राधिकारी को, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन जैसे ही 15 दिन का टाइम निकल गया, 16वें दिन, तो वो एक्शन में आएगी। वो एक्शन में आने के बाद में यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट की लाइन, 15 दिवस के भीतर उक्त राशि नगर पालिका कार्यालय XYZ में संदत न कर दी जाए या नगर पालिका के समाधान स्वरूप से असंदाय के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया, देखो दोनों चीज आ गई, तो खर्च सहित उसकी वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो जो भी उसका भवन था, उस भवन को तोड़ने के लिए या उसकी जो भी संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोई उसका सामान है वो लाने के लिए, या कोई भी वो जो एक्शन लेती है नगर पालिका, उसमें जितना पैसा लगेगा उस कार्रवाई में, वो पैसा सहित, जिसको खर्च बोला गया है यहाँ पर, जो ये पैसा है ना खर्च सहित, उसकी वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया जाएगा। ठीक, कोई डाउट कैसे आवाज ना। फिर है किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 130 के अधीन मांग का नोटिस तामील किया गया है, ऐसे मांग के नोटिस की तामील से 15 दिवस के भीतर भीतर न तो नोटिस से मांगी की राशि का संदाय करे। जैसे क्या करेगा, अगर मान लो उसको नोटिस दे दिया, किसी का बकाया था 100 रुपए, मान लो उसको नोटिस दे दिया भाई आप 100 रुपए जमा कराओ, तो उसके पास यही ऑप्शन होंगे एक तरह से। या तो वो क्या करेगा, नोटिस में मांगी की राशि का संदाय कर देगा, न ही नगर पालिका, मतलब ये तीनों चीज नहीं करता है वो, तब उस पर ये एक्शन होगा 131 वाला जो मैंने आपको पहले बता दिया। नोटिस में मांगी की राशि का संदाय करे एक बार, न ही नगर पालिका के या ऐसे अधिकारी के जिसे नगर पालिका नियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, या CMO यदि कोई हो, के समाधान रूप से इस बात का कारण बताए कि क्यों उसे उक्त राशि का संदाय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उसके उसे उसको रीजन बताना पड़ेगा। या तीसरी कंडीशन, न ही मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबंधों के अनुसार उसने अपील करी है। या तो उसने मान लो पैसा जमा करा दिया तो मैटर सोल्व हो जाएगा, कारण बता दिया तो भी मैटर सोल्व हो जाएगा, अपील कर दी तो भी मैटर सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये तीनों कंडीशन नहीं किए तो उस पर 131 की कार्रवाई के तहत उस पर वारंट जारी किया जा सकेगा। तो ऐसी राशि वसूली के समस्त खर्चों सहित, वसूली के समस्त खर्चों सहित होता है जो भी, मतलब वो लेके आते हैं, पुलिस फोर्स लेके आते हैं, JCB लेके आते हैं, जो भी वो काम करते हैं ना, वो सारी पैसा उसमें जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में वो उसकी जितनी भी कोई चीज कुर्क की जाएगी ना, उसमें से वो पैसा निकाला जाएगा। खर्चों सहित व्यक्तिकर्मी की किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्ग्रहित की जा सकेगी, और किसी जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में CMO द्वारा वारंट 5वीं अनुसूची के प्रारूप में या वैसे ही आशय का जारी करवाया जा सकेगा, ताकि किसी स्थावर संपत्ति की कुर्की के मामले में नगर पालिका द्वारा वारंट ऐसे प्रारूप में जो विहित की जाए जारी करवाया जाएगा। दोनों की अलग अलग कंडीशन बताइए कि जंगम में क्या होगा, स्थावर में क्या होगा। स्थावर मतलब जो इमूवेबल है, और जंगम जो मतलब मूवेबल चीजें हैं, जो भी उसका सामान है, वस्तु है जो उसके घर में था, उसको कुर्क किया जा सकेगा, तो उसके लिए किस टाइप का नोटिस जाएगा वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका को देय किसी राशि की वसूली के लिए उपधारा 1 के ऊपर पड़ी के अधीन कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारंट उस तारीख से, जैसे मान लो आज वारंट जारी हुआ है, तो उस तारीख से कौन सा वारंट, ये वाला वारंट की बात कर रहा है, इस वारंट की 131 वाले की, उस वारंट की तारीख से 3 साल की कालावधि की समाप्ति के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा। पहली बात, ठीक है ना। अगर वो 3 साल से ऊपर टाइम निकल गया तो फिर नगर पालिका एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन एक अपवाद दे रखा है, परंतु 3 वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात नगर पालिका को दे किसी राशि की वसूली भू राजस्व के बकाये की भांति करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करने की हकदार होगी। उसके बाद में ये वाला एक्शन होगा, ठीक है ना। ये दोनों बात याद रखना, 3 साल का है टाइम पीरियड, और 3 साल के बाद में भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसमें इस टाइप का एक्शन होगा। प्रत्येक वारंट है वो CMO द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो डायरेक्ट आंसर होगा। जहां ऐसी संपत्ति नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर हो तो वहां वारंट नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा, ठीक है। जहां ऐसी संपत्ति किसी दूसरी नगर पालिका में हो तो वहां का संबंधित फिर CMO। अगर मान लो वो कोई गांव में उसकी जैसे किसी की राशि बकाया है, लेकिन उसकी कोई संपत्ति नहीं है वहां पर,
नगर पालिका में, ऐसी कंडीशन होगी मान लो। तो उस कंडीशन में अगर मान लो उसका कोई दूसरी नगर पालिका में घर है, तो फिर वो कुर्क किया जाएगा। उसके लिए जो संबंधित वहां का सीएम होगा ना, उसको उसको बोलेंगे भाई आपकी इसकी जो है ना जो संपत्ति उसको कुर्क करो। कुर्क करने के बाद जितना पैसा कुर्क से आया है, उसमें से वो पैसा निकाल लो जो इनकी कार्रवाई के लिए जो खर्चा लगा। वही भाई, भाई वो तो ये तो यहाँ की जो संबंधित सिस्टम है वो उसके खर्चा लगा है, तो वो माइनस करके बाकी पैसा इनको दे देंगे वो। सेम कंडीशन मान लो एक गांव में हुई, मतलब इसकी जमीन गांव में है, संपत्ति है, तो वहां का संबंधित वो तहसीलदार होगा ना, या तहसीलदार द्वारा नियमित को दूसरा व्यक्ति होगा, है ना। तो उसको वो सारा सिस्टम सेम ये वाला चीज फॉलो होगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर। वहां वार्ड संबंधित नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को या यथास्थित तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा, परंतु ऐसा सीएमओ या तहसीलदार ऐसे वारंट को किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रश्नांकित कर सकेगा। अधीनस्थ का मतलब जैसे वो एक तरह से ऐसा माना जाएगा कि तहसीलदार ही काम कर रहा है इस टाइप से, ठीक है ना। 132 में क्या है, वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। अब देखो 130 के तहत उसे मांग भी लिया पैसा, मांग लिया पैसा, 15 दिन का उसको टाइम दे दिया, भाई 15 दिन में आप जमा करा दो पैसा। 16वां दिन आ गया, नहीं जमा करा रहा है। अब इसके बाद 3 ऑप्शन थे, जैसे ही आज आया, अब उसके पास 15 दिन का टाइम दिया है, टाइम देना अनिवार्य होगा। अब 15 दिन में उसके बाद 3 कंडीशन है, या तो क्या करेगा वो अपील करेगा, भाई ये मेरे पर नहीं लगाया जाना चाहिए था, या इसमें मेरे को कोई ऐतराज है। तो ऐतराज कहाँ करेगा जमा, नगर पालिका का अगर मैटर है, नगर पालिका बोर्ड का मैटर है या नगर परिषद का मैटर है, तो उप क्षेत्रीय निदेश सॉरी उप क्षेत्रीय निदेशक को, और नगर निगम का है तो आयुक्त। ये पहला कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, वो पैसा जमा करा दे, उसको ये आ जाए, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरा बकाया है। मान लो हो सकता है कि पहले उसके पास पैसा नहीं हो, तो बाद में पैसा जमा करा देगा। तीसरी कंडीशन ये होगी कि वो को कारण बताए, भाई भी ये रीजन है, इसकी वजह से मैं नहीं दे सकता, वो उस रीजन की वजह से वो लोग संतुष्ट भी हो जाए, तो फिर वो एक्शन हो सकता है पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन 16वां दिन आ गया, ये तीनों काम नहीं हुए, तो फिर 131 के तहत उस पर क्या होगा, एक वारंट जारी किया जाएगा। फिर वो एक्शन अब स्टार्ट हो गया एक तरह से, जो इसमें इन्होंने बताया पूरी चीज में कैसे एक्शन होगा, कहाँ होगा, तो कौन जाएगा, कौन इस पर हस्ताक्षर करेगा, कितने टाइम तक का मैटर होगा, कितने बाद में जारी कर सकता है, सब कुछ इन्होंने बता दिया। 132 में क्या बताया कि वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। अब ये घर के दरवाजे पे खड़े हो गए आके, एक तरह से ऐसे मान लो, ठीक है ना। किसी भी ऐसे अधिकारी के लिए जिसको धारा 131 के अधीन जारी किया गया वारंट संबोधित या प्रश्नांकित किया गया, दोनों मैटर बता दिया है ना, ये विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हो, ऐसे भवन में ऐसी संपत्ति जो वारंट के अधीन अभिग्रहणीय है, यदि वो अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचित करने और प्रवेश करने सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकता, तो वारंट में निर्देशित कुर्की करने के लिए सूर्य देव और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय किसी भवन का बाहर या भीतर कोई दरवाजा या खिड़की तोड़कर खोलना विधिपूर्ण माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात दिमाग में रखनी है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ये पूछेगा भाई ये बलपूर्वक प्रवेश है, ये कौन से वारंट का, 131 वाला वारंट हो गया, और वो 132 में लिखा हुआ है। परंतु ऐसा अधिकारी अगर महिला वाली कंडीशन है, तो उसमें 3 घंटे को पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, भाई हम आ रहे हैं, या जो भी है मतलब। तो उसमें ये आपको बात दिमाग में रखनी है कि काम में महिलाओं के काम में आने वाले किसी कमरे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, उसके दरवाजे को तोड़कर नहीं खुलेगा, जब तक कि उसने अपने आश्रय का 3 घंटे का नोटिस नहीं दिया गया हो। ऐसे महिलाओं को हट जाने का अवसर नहीं दे दिया गया। तो ये 3 घंटे वाला टाइम याद रखना है, सूर्योदय से सूर्यास्त वाला टाइम याद रखना है, और ये 131 132, ठीक। फिर है, अब 132 के तहत वो घर के दरवाजे पर आ गए, 3 घंटे का टाइम भी दे दिया, अगर कोई महिला नहीं है तो वो अंदर भी चले गए, दरवाजा भी टूट गया। अब अंदर जाने के बाद में वो घर के अंदर आ गए, तो ये 133 की कंडीशन है कि वारंट को निष्पादित करने की नीति। अब जो जिस वारंट के तहत वो अंदर आए हैं ना घर में, अब वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, अब अंदर आ गए हैं ना, तो उसमें क्या होगा, ऐसे किसी अधिकारी के लिए धारा 131 के दिन जारी किए गए वारंट में व्यक्ति कर्मी जो डिफॉल्टर है के रूप में नामित व्यक्ति की किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, दोनों, जहां कहीं पाई जाए निम्नलिखित उपधारा। जहां कहीं का मतलब ये बोला है कि हो सकता है उस नगर पालिका में हो, या दूसरी नगर पालिका में हो, या कोई गांव में हो। गांव का मैटर है तो तहसीलदार को बोलेंगे बात, कोई दूसरी नगर पालिका का तो वहां के संबंधित सीएमओ को बोलेंगे, और यहाँ का है तो वो खुद एक्शन कर ही रहे हैं। निम्नलिखित उपधाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुर्की करना विधिपूर्ण होगा, इन चीजों की वो कुर्की कर सकता है। अब देखो पहली कंडीशन है ना, वो जंगम पर सॉरी स्थावर पर फोकस करेंगे। अगर वहां से उनको माल मसाला निकल रहा है, जैसे मान लो अधिभोगी है, अब उसकी जमीन ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, उसका सामान है वो अधिग्रहण किया जाएगा। और सामान में देखो उतना ही सामान किया जाएगा, जैसे मान लो 100 रुपए की चीज है, तो वो मतलब मोटा मोटी ऐसे देखेंगे भाई 100 तक का ही माल वो अधिग्रहण करे,
ज्यादा नहीं ले, ठीक है ना। अगर ज्यादा आ गया तो फिर दूसरी कंडीशन होगी, जैसे मान लो 120 का माल वो लेके आ गई, तो 100 का अपना माइनस कर लेंगे, जो बाकी 20 बचा है ना वो उसको वापस करने के लिए बोलेंगे। उसको एक नोटिस देंगे कि भाई आप अपना माल ले जाओ, उसमें 20 का ज्यादा का निकल गया माल, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लेके आ रहे हैं इसमें कोई उनको हाथों हाथ पता नहीं चलता है, वहां जैसे आप चले गए भाई ये कितने का है, वो कुर्क या विक्रय करने के बाद में पता चलेगा, जो आगे वाली कंडीशन में दे रखा है हूँ मैं। निम्नलिखित संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी। व्यक्तिकर्मी, उसकी पत्नी, बच्चों के बहने, क्योंकि ये तो आवश्यक चीजें हैं तो आपको भी पता है, उसके भोजन पकाने के बर्तन, शिल्पियों के औजार। जब व्यक्तिकर्मी कृषक हो तो उसकी खेती के उपकरण, बीज और ऐसे पशु जो व्यक्तिकर्मी को उसकी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। तो आपको क्या करेगा, चार ऑप्शन दे देगा ऐसे, क्या ये ले जा सकता है, क्या ये कर सकता है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा के ये कर लेना। जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, क्लियर कर दिया इन्होंने। अर्थात कुर्क की गई जंगम संपत्ति मूल्य में वारंट के अधीन वसूली रकम के यथाशक्य निकटतम अनुपात में होगी। आप ऐसे मोटा मोटे आइडिया लगा लो भाई, आप ज्यादा माल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको पूरी और उसकी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, आप क्या माल लेके गए हो यहाँ से, क्या क्या सामान लेके गए हो। जो धारा 131 की उपधारा 3 के द्वारा या उसके अधीन वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की या ऐसे व्यक्ति की जिसको वारंट संबोधित हो राय में इस प्रकार कुर्क नहीं की जानी चाहिए थी, वो तुरंत लौटा दी जाएगी। अधिकारी जंगम संपत्ति कुर्क करने पर तुरंत उसकी सूची बनाएगा और ऐसी संपत्ति हटाने के पूर्व कुर्की करने के समय उस पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को छठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देगा। जो छठी अनुसूची में आप देख लेना, उसमें पूरी उनको लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, जितनी बातें लिखी है वो पूरी फुलफिल करके। फिर जब संपत्ति स्थावर हो तब कुर्की व्यक्तिकर्मी को किसी भी तरीके से संपत्ति का अंतरण करने, प्रभावित करने में या सभी व्यक्तियों को ऐसे अंतरण या प्रभार में कोई लाभ देने से प्रतिष्ठित करते हुए कोई आदेश करके की जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है आदेश संपत्ति पर या उसके समीप किसी स्थान पर ढोल बजाते हुए अन्य परंपरागत तरीके से उद्घोषित किया जाएगा, ताकि भाई ऐसी मतलब कोई दूसरा नहीं करे ऐसा काम, है ना। तो पहले भाई उसकी बेइज्जती भी की जाएगी एक तरह से। आदेश की एक प्रति ऐसी संपत्ति के किसी सदस्य भाग पर, एक तो उसके घर के बाहर हो गया, जो भी है जहां पर मतलब सबको दिखे, वो नगर पालिका के कार्यालय के किसी सदस्य भाग पर। और तीसरा है जब संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व संदत करने वाली भूमि हो, तब उस जिले के जिसमें ऐसी भूमि स्थित है कलेक्टर के कार्यालय में भी चिपकाई जाएगी, क्योंकि वो गांव का मैटर है तो उस टाइप से वो वहां का हो जाएगा। ऐसी कुर्की के पश्चात सीएमओ की लिखित आज्ञा के बिना कुर्की की संपत्ति या उसमें किसी हित का अंतरण, उस पर संचित कोई प्रभार कुर्की के अधीन परिवर्तनीय नगर पालिका के समस्त दावों के विरुद्ध शून्य होगा। तो दोस्तों को दावा नहीं कर सकता भाई ये चीज ऐसे कैसे ले गए, क्या हुआ चीज, है ना। उन्होंने पहले मेंशन करके उस चीज से बच गए। 134 में क्या लिखा है कि कुर्क की संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय, जब अभिग्रहित संपत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हो तब वसूल, मतलब ये इसका मतलब ये है कि कोई शीघ्र नष्ट होने वाली चीज है उसकी बात कर रहा है। जैसे मान लो टमाटर उनको मिले, वो भी मान लो डाल लिए एक तरह से, एग्जाम्पल, वो जल्दी खराब हो जाएंगे, उनको बेचो, या कोई भी मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे। जब वसूल की जाने वाली को रकम को मिलाकर उसे अभिरक्षा में रखे जाने का वे उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना हो, तो सीएमओ अधिकारी उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में संपत्ति कुर्की के समय थी इस आशय का नोटिस तुरंत देगा कि उसका विक्रय तुरंत किया जाएगा, और तदनुसार तब तक की वारंट में बताई गई रकम का संदान तुरंत न कर लिया जाए, उस रकम के बराबर प्रतिपूर्ति न दे दी जाए, उसका विक्रय कर देगा। क्योंकि भाई वो खराब हो सकती है, वो दोनों के काम में नहीं है, तो वो उसको बेच सकता है, ठीक है ना। यदि उपधारा 1 के अधीन संपत्ति का विक्रय तुरंत न कर दिया जाए तो कुर्की की संपत्ति या उसके पर्याप्त भाग का जब तक कि नोटिस वारंट कुर्की संपत्ति के निरोध के आनुषंगिक समस्त खर्चों से व्यक्ति कर्मी द्वारा देय राशि संदत न कर दी गई हो, तो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से सीएमओ के आदेशों के अधीन लोक नीलाम द्वारा विक्रय किया जा सकेगा। आगम या उसका ऐसा भाग जो अपेक्षित हो, देय राशि यथापूर्वक ऐसे समस्त आनुषंगिक खर्चों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा। अधिशेष यदि कोई हो, अधिशेष मतलब वो ज्यादा पैसा निकल गया, तो तुरंत नगर पालिका निधि में जमा किया जाएगा। उसी समय ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे में संपत्ति कुर्की के समय थी ऐसे जमा का नोटिस दिया जाएगा, किंतु यदि इस उपधारा के अधीन दिए गए नोटिस की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भीतर नगर पालिका को लिखित आवेदन देकर उसके लिए दावा किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है मान लो पैसा ज्यादा निकल गया, 100 था 120 रुपए निकल गया, नगर पालिका चीज पूरी बताएगी आपके जो जो भी चीजें कुर्क की उससे 120 रुपए प्राप्त हुए हैं, और आपका बकाया 100 रुपए था, तो आपको 20 रुपए वापस, ये वापस लेने का है ना, वो 1 साल तक का टाइम है। 1 साल बाद में अगर नहीं लिया, जैसे मान लो 1 जनवरी का था और अगली 1 जनवरी आ गई, अगर वो पैसा नहीं लिया तो ऑटोमेटिक ये मान लिया जाएगा कि वो पैसा नगर पालिका की संपत्ति हो गई एक तरह से, ये यहाँ लिखा हुआ है। किंतु उस उपधारा के अधीन दिए गए नोटिस की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भीतर नगर पालिका को लिखित आवेदन देकर
उसके लिए दावा किया जाए तो ऐसी व्यक्ति को उसका प्रतिदाय कर दिया जाएगा। यदि ऐसी कोई राशि जिसके लिए ऐसे नोटिस की तारीख से 1 वर्ष के भीतर कोई दावा नहीं किया गया तो नगर पालिका की संपत्ति हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो 1 साल वाला टाइम याद रखना है और ऑटोमेटिक फिर उसकी संपत्ति हो जाएगी। 135 है नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। वो कैसे होगा उसकी कंडीशन दे रखी है। जहां वारंट का निष्पादन नगर पालिका के बाहर किया जाना हो वहां वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी पृष्ठांकन द्वारा उस अधिकारी को जिसे वारंट संबोधित किया जाए कुर्की की संपत्ति के विक्रय का डायरेक्शन दे सकेगा। और ऐसे मामले में ऐसे अधिकारी के लिए संपत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधी समस्त आनुषंगिक कार्य करना लीगल होगा। और पूर्वगामी उपबंध यथाशक्य परिवर्तनों से लागू, मतलब सारी कंडीशन वो की वही होगी, बस उसमें वो अधिकारी दूसरा होगा क्योंकि वो उतनी दूर थोड़ जाएंगे। जैसे मान लो कोई मैटर कोटा का है ना, और वो गंगानगर में एक तरह से हो रही है तो कार्रवाई तो यहाँ वाला कार्रवाई कर देगा, जितना उसके पैसा लगा है वो माइनस करके जितना बकाया था वो उसको दे देगा एक तरह से। ऐसे अधिकारी उसके द्वारा वसूल किए गए समस्त खर्चे घटाने के पश्चात, वो लिखा हुआ भी है, समस्त खर्चे घटाने के पश्चात वारंट के अधीन वसूल की गई रकम वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी को भेज देगा, जो उसका निपटारा धारा 131 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। सेम कंडीशन वो की वही होगी, बस वो अधिकारी चेंज हुआ है। 136 में क्या है, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सके जो नगर पालिका छोड़ने ही वाले, मतलब जस्ट छोड़ने वाले, उनको आशंका होगी कि भाई ये बंदा निकलेगा अब, है ना, उसका पैसा बकाया है, तो वो किस टाइप का एक्शन करेगी वो लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि नगर पालिका के पास किसी भी समय ये विश्वास करने का कारण हो, रीजन होना चाहिए, रीजन तो पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति जिसने इस अध्याय के उपबंधों के अधीन वसूलने कोई राशि सौदे है या सौदे होने का वाली है, हो सकता है कि भाई ये इसका महीना खत्म होने वाला है, ये बकाया इसका निकलेगा, ये जमा नहीं करेगा, मतलब उनको एहसास हो जाता है, तब ये क्या करेगा, वो 130 में लिखा हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में अपने आप को हटाने वाला है तो सीएमओ सौदे राशि या बकाया होने वाली राशि के लिए ऐसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवा सकेगा और उसके तुरंत संदाय की मांग कर सकेगा, क्योंकि उनको फील हो रहा है, वो कारण देंगे कि भाई आप यहाँ से निकलने वाले हो तो ये पैसा अभी जमा करा दो, नहीं कराओगे तो हम आप पर एक्शन लेंगे, और वो भी तुरंत एक्शन लेंगे। हो सकता है वो टाइम भी नहीं दे, 15 दिन वाला भी। यदि उक्त व्यक्ति ऐसा बिल प्रस्तुत किए जाने पर उससे बकाया राशि या बकाया होने वाली राशि का तुरंत संदाय न करे तो ऐसी रकम इसमें इसके पूर्व विहित रीति से व्यक्तिकर्मी की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा उद्ग्रहणी होगी, सिवाय इसके कि व्यक्तिकर्मी की पर मांग का नोटिस तामील करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि वो निकलने वाला है। अगर वो निकल गया तो फिर कौन देगा पैसा, इस टाइप का लिखा हो तो ये नोटिस टाइम वाला वो नहीं माना जाएगा, लेकिन वो रीजन देना पड़ेगा। और कुर्की और विक्रय के लिए वारंट अविलंब जारी और निष्पादित किया जा सके, मतलब कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी 132 के तहत, है ना। 137 में क्या लिखा, वापस वही, अगर कोई भूल मिस्टेक कोई गलत चीज लिखी गई है तो उसको ऐसा नहीं माना जाए। जैसे मान लो कोई किसी का नाम XYZ था और वहां पर जेड को मान लो उल्टा लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया, तो इसकी वजह से ऐसे नहीं कि आपकी भाई वो कार्रवाई नहीं की जाएगी बिल्कुल। जो भी बात समझ गए होंगे आप। मान लो को नोटिस दिया और उसमें लिखा हुआ है 15 दिन के टाइम में आप, 15 दिन के टाइम में मतलब भाई आप पर कार्रवाई की जाएगी, और मान लो उस मांग के नोटिस पे कोई नाम वाम गलत लिख दिया, अब आप एक्शन लोगे कि मैं तो हूं ही नहीं, वो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि आप वाकई वही आदमी है जो जिस आदमी पर मांग का नोटिस रखा गया है। मतलब ये हर कंडीशन हो सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर के। 125 में भी दी और 137 में भी है। बिल मांग के नोटिस वारंट सूची या तत्समय अन्य कार्रवाई में हुई कोई किसी गलती त्रुटि या प्रारूप के अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की या विक्रय विधि विरुद्ध नहीं समझा जाएगा और नहीं ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा। 138 में क्या लिखा है, समस्त संदायों के लिए रसीद का दिया जाना, हर चीज के लिए मतलब पूरी रसीद होगी। इस अधिनियम के अधीन किसी कर के मध्य संदत्त सभी राशियों के लिए उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसी रकम प्राप्त करता है रसीद निवेदित की जाएगी जिसमें उस रकम और उस कर का जिसके मध्य वह संदत की गई है उल्लेख होगा। मत का बोल रहा है ना। 139 में क्या है, वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति, मतलब वाद भी ला सकती है, मतलब कोर्ट में भी जा सकता है, कौन, नगर पालिका जा सकती है। सीएमओ या सीएमओ लिखा है याद रखना, नगर पालिका नहीं है। सीएमओ कुर्की और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय या उसके द्वारा मांग की पूर्णतः या अंशतः वसूली करने में विफल रहने की दशा में, मान लो वो मामला नहीं बैठ पाया इसका, तब वो क्या करेगा, उसका संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारिकता, मतलब वहां के जो कोर्ट है संबंधित उस जिले का, अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा। मतलब वो ओके माना जाएगा, गलत चीज नहीं है भाई आपने, क्योंकि आपके जो कुर्किया जो विक्रय थी वो मामला नहीं बैठा, इसलिए उन्होंने वो कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में कौन जा रहा है, सीएमओ जा रहा है उस नगर पालिका की तरफ से। 140 में क्या लिखा हुआ है कि करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व, इसका जिक्र 20 में भी आया था कहीं, उससे आप देख लेना, मिलान कर लेना। भूमियों या भवनों या दोनों पर अधिरोपित
किसी कर के मध्य बकाया समस्त राशियां राज्य सरकार को सौदे भू राजस्व यदि कोई हो के पूर्व संध्याय के अधीन रहते हुए ऐसे भवन या भूमि पर जिसके संबंध में ऐसा कर उद्ग्रणीय है, ऐसी जंगम संपत्ति यदि कोई हो जो ऐसे भवन या भूमि में या उस पर पाई जाए, ऐसे कर के लिए दायी व्यक्ति की हो प्रथम प्रभार होगी। कहने का मतलब है कि जो वहां का मतलब राज्य सरकार के अंडर में रहते हुए नगर पालिका वसूल करेगी। पहली बात तो ये लिख रखी है। दूसरी बात ये लिखी हुई कि प्रथम प्रभार वो होगा जो वहां का मालिक है। पहली पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। ठीक है ना, ये दो बात याद रखनी है। ठीक। दूसरी बात यहाँ ये लिखी हुई है, परंतु ऐसे किसी कर की कोई बकाया ऐसे किसी अधिभोगी से जो स्वामी न हो। अब मान लो को स्वामी नहीं है, वो अधिभोग तो कर रहा है लेकिन उसका टाइम पीरियड है ना 1 साल से कम है ना, तो स्वामी मतलब स्वामी से ही होगा, वरना वो अधिभोग से होगा। ये लिखा हुआ है, यदि वह 1 वर्ष से अधिक समय से या ऐसी अवधि के लिए जिसमें जिसमें कि ऐसे अधिभोगी का अधिभोग नहीं था सौदे रही हो, तो वो एक तरह से बकाया फिर उससे लिया जाएगा। समझ गए बात को। अगर मान लो को रेंट पे रह रहा है और 1 वर्ष से कम है और कोई पहले का बकाया है तो वो स्वामी से लिया जाएगा, अगर बाद का है तो फिर अधिभोगी से लिया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक। मतलब पहली पहला प्रभार है ना वो मालिक पर होगा। ठीक है ना, ये सिस्टम था। इस तरह से ये आपकी धाराएं थी 101 से लेकर के 140 तक। आगे जो धाराएं लिखी हुई है 141 से लेकर के 158 तक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इसको अपने लेवल पर पढ़ लेना, फिर मैं एक दिन जैसे यहाँ तक 158 तक। इसमें 2-3 धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 158 इंपॉर्टेंट है, जिला योजना के लिए समिति है। 157 इंपॉर्टेंट है जो महानगर योजना के लिए समिति है। मान लो कहीं काम आ जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि ये एक तरह से स्थानीय सुशासन का ही पार्ट है, मतलब है ना। जैसे पार्ट ए में आप लिंक कर सकते हो इस चीज को। ये दोनों धारा इंपॉर्टेंट है, एक धारा और है शायद बीच में। तो इनको क्या करना, आपको पढ़ना है, फिर इनमें सीधा अपन है ना वीसी के थ्रू, वीसी कौन सी, टेलीग्राम वाली वीसी, उसके थ्रू अपन उसको डाउट सोल्व कर लेंगे 158 तक। अगली जो क्लास होगी वो 159 से स्टार्ट होगी, मतलब वो उस वीसी के बाद में। ठीक है ना। वहां कोई डाउट होगा, डाउट ऐसा डाउट कि जहाँ क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप है ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पढ़ना पूरा है। बस केवल ये समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे उधार है एक चैप्टर का नाम, तो उधार वाला आपको देखना है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वाणिज्यिक सेवाएं क्या होती है, निजी क्षेत्र सहभागिता करार कैसे होगा, पीपीपी मोड कैसे काम करता है, इस टाइप की कुछ बातें इसमें लिखी हुई है ना। फिर अगला चैप्टर लिखा हुआ है आर्थिक और विकास योजना, चैप्टर 10 है ना। तो उसमें किस तरीके से आर्थिक और विकास की योजनाएं हैं वो लिख करके, जिसमें 157 और 158 नंबर की धारा इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें 3 ही धाराएं हैं, 156, 57, 58। 57, 58 इंपोर्टेंट है, जो आपने आगे भी काम आएगी। ठीक है ना। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है ना, चैप्टर 11 नगरीय विकास और नगर योजना। उससे पहले कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि देखो इनका भी है ना एक सिस्टम काम करता है। जैसे एक वैकेंसी आई थी टाउन प्लानर की ईओ के साथ में, तो इनका भी एक अलग कैडर है कि किस तरीके से टाउन की प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब उस पे हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर उनका संभाग स्तर पर भी सिस्टम है। मतलब एक अलग अलग तरीके से उनकी विंग काम करती है पूरे राजस्थान में टाउन सिस्टम की। जैसे एनसीआर रीजन है तो अलवर भरतपुर वाला रीजन है, वहां पर कैसा सिस्टम काम कर रहा है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक बतानी है, क्योंकि मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी इसकी, जो ये है ना आपका नगर नियोजन जो वाला है। तो वो उस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उससे क्या होगा, अपन को इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, ये चीज है।